हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने 12th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट से मैं 2 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसमें मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन किस प्रकार से बनते हैं वो मैंने 2 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करवाए हैं। तो वो आप लोग देखें और अपनी तैयारी करें। और आज मैं विद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स होता क्या है वो क्लियर करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो है, एक विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रख दिया जाए, जैसे अभी डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है, तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत रेखाएं जो गुजरती है उनकी संख्याओं को, जैसे ये 4 रेखाएं गुजर रही है यहाँ से, तो इन संख्याओं को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्लियर करने के पहले एक क्षेत्रफल सदिश वाला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, क्योंकि इसमें ds जो दिख रहा है आप लोग को, इसको बोला जाता है क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश, अगर मान लो मैं कोई पृष्ठ लेता हूँ, सपोज करो कि मैंने ये पृष्ठ लिया है ना, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो है हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत होगा, या तो ऊपर की ओर होगा या फिर नीचे की ओर होगा। अगर मैंने पृष्ठ इस तरीके से लगा है, परपेंडिकुलर रखा है, लंबवत रखा है, तो इसका स्थिति सदिश किधर बनेगा, या तो इस तरीके से इधर, या इसके पीछे साइड इधर बनेगा। तो स्थिति सदिश क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा उस डायग्राम में आप लोगों को ds दिख रहा है, तो ये स्थिति सदिश क्लियर करने के बाद, स्थिति सदिश समझने के बाद अब मैं बात करता हूँ विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स भी समझने के पहले इसके 2 डायग्राम और मैं इसके क्लियर करवाने वाला हूँ कि किस तरीके से संख्या कम ज़्यादा होती है। जैसे मैंने कोई पृष्ठ लिया है अभी, ये इस तरीके से, तो इससे बल रेखाओं की संख्या अभी आप लोगों को कितनी दिख रही है, 3। ऐसे कैसे मैं पृष्ठ अगर बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे साइज़ अगर उसकी ज़्यादा लेता हूँ, तो यहाँ पे पृष्ठ रेखाएं किस तरीके से निकलेगी, ये देखें आप लोग। इससे कितनी रेखाएं बन रही है, 4 रेखाएं। तो जैसे जैसे पृष्ठ की साइज़ बढ़ती है, उसका एरिया बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है, वहाँ पे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है। तो कुल मिला के विद्युत फ्लक्स जो है 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, जिसको स्थिति क्षेत्रफल सदिश बोला जाएगा, और एक बल रेखाओं की संख्या पर। तो इसी से यहाँ पे जो रखा है विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। अभी फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, तो फाई ई इक्वल, मैंने अभी बताया था कि ये 2 चीज़ों पे निर्भर करता है, एक तो बल रेखाओं पर और एक क्षेत्रफल सदिश पर। तो इन दोनों का यहाँ पे अदिश गुणनफल होता है, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल बोला जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है EDS cos थीटा, जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, 11th में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर A डॉट B का अदिश गुण, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, तो AB cos थीटा वहाँ पे एंगल आने वाला होता है, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लियर करा। अब विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला क्लियर करने के बाद अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी SI यूनिट की और इसका विमीय सूत्र। तो इसका SI मात्रक किस तरीके से बनता है, इसका SI मात्रक देखा जाए तो इसी फॉर्मूले से बनता है। इसी फॉर्मूले से बात करेंगे तो E का मैंने आप लोगों को कल बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और इसका न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और ये होता है ds क्षेत्रफल। ds किसको रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल के लिए आता है मीटर स्क्वायर। क्या आता है इसके लिए, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ अगर फॉर्मूला इसका SI मात्रक देखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये ds पे लाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कूलाम प्रति में ही रहेगा आज भी, ठीक है। इस तरीके से SI मात्रक। इसके विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र इसका बनेगा, वो भी इसी फॉर्मूले से बनाना है। मैंने कल आप लोगों को E का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया था, mL(T⁻²A⁻1). इसमें इसका जो ds का जो विमा होती है, ds होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की विमा होती है L², लंबाई गुणित चौड़ाई। तो वहाँ पे बनता है L²। तो इन दोनों को मिलाने से विमीय सूत्र बनेगा mL। इसका L और इसका मल्टीप्लाई होगा तो L⁻3, T⁻−3 और A⁻−1। तो इस तरीके से आपका ये विमीय सूत्र बनेगा।
अब मैं विमीय सूत्र बनाने की बेसिक चीज़ें क्लियर करने के बाद अब मैं इसमें बताने वाला हूँ 2 केस बनते हैं कि फ्लक्स का मान, इस फ्लक्स का मान कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। तो वहाँ पे 2 कंडीशन फर्स्ट देखते हैं, यहाँ से केस फर्स्ट क्लियर करते हैं। तो वहाँ पे ये थीटा एंगल की बात होती है कि यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो, क्या हो, थीटा इक्वल 90 डिग्री हो, तब फ्लक्स का मान कितना होगा और किस तरीके से कंडीशन बनेगी वो क्लियर करने वाले। तो मैं यहाँ पे क्षेत्र अगर इसके समांतर रख देता हूँ, ये मैंने पृष्ठ इस तरीके से रखा है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किस तरीके से होगा, अभिलंबवत होगा इस तरीके से। और बल रेखाएं किस तरीके से निकलेगी वो क्लियर करें। बल रेखाएं इसमें से इस तरीके से निकलेगी, इस पृष्ठ से। तो अभी यहाँ पे इससे एक भी बल रेखाएं पृष्ठ से नहीं निकलने वाली है, ठीक है ना, ये ई बनेगा, एक भी बल रेखा इस पृष्ठ से होकर नहीं निकल रही। इसका मतलब यहाँ पे इस केस में न्यूनतम होगा। न्यूनतम किस तरीके से होगा, इस फॉर्मूले से क्लियर करने वाले। अगर मैं यहाँ पे अगेन फार्मूला नोट करता हूँ तो ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल कितना रखना है, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो डी फाई ई इक्वल यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 0। क्यों बनेगा, क्योंकि कॉस 90 का टेबल से वैल्यू 0 होता है और जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको बोला जाएगा न्यूनतम। फ्लक्स क्या होगा इस केस में, न्यूनतम होगा। और न्यूनतम, तो अब यहाँ पे ये केस जो बन रहा है किस तरीके से बन रहा है कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत समांतर रख दिया जाए, ये दिख रहा है ना, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरीके से दिशा, और ये समांतर रखा है, पृष्ठ क्या रखा है, इसके समांतर रखा है। तो यहाँ पे एक भी रेखा इससे नहीं गुजर रही है। इसका मतलब फाई क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या क्या दर्शाता है, फ्लक्स दर्शाता है। तो फ्लक्स क्या है, 0 आया, जिसको न्यूनतम बोला जाएगा। और कब बोला जाएगा, जब पृष्ठ उस क्षेत्र के समांतर रखा हो। मैं केस सेकेंड की बात कर रहा हूँ। केस सेकेंड अगर देखेंगे तो वहाँ पे एंगल यदि थीटा इक्वल 0 डिग्री हो, कौन से थीटा की बात कर रहा है, यहाँ पे अगर 0 हो तो वो 0 किस तरीके से होगा वो देखें। तो उस कंडीशन में पृष्ठ जो है ये देखिए आप, पृष्ठ इस तरीके से रखा होगा और ये इसमें बनेगा ds। और बल रेखाएं भी किस तरीके से निकलेगी इसमें, इस तरीके से। ये आपकी बल रेखा है, ये मैं इसको ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें कितनी बल रेखाएं निकल रही है, 4। तो इसका मतलब अगर ये क्षेत्र जो है, पृष्ठ जो है क्षेत्र के अगर लंबवत रख दिया जाए तो उसमें से बल रेखाओं की संख्या निकलेगी और वो अधिकतम निकलेगी। अभी फॉर्मूले से क्लियर करने वाले कि कैसे अधिकतम निकलेगी। और इस कंडीशन में एंगल का मान, क्योंकि इन दोनों में ई और डी एस में कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ से मैं फॉर्मूले से क्लियर करवाने वाला हूँ, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है। फिर से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। अभी थीटा के प्लेस पे क्या रखना है, 0 डिग्री रखना है, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 का टेबल से वैल्यू होता है 1, ये आप लोगों को पता है कि कॉस 0 का टेबल से 1 वैल्यू होता है और ये मान होता है अधिकतम। क्या होता है, अधिकतम। तो आप लोगों ने ये केस समझे। फर्स्ट केस में अगर लंबवत समांतर रख दिया जाए, उस केस में थीटा एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो उस केस में न्यूनतम होगा फ्लक्स का मान। लेकिन वही क्षेत्र जो है, पृष्ठ जो है क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए तो वहाँ पे एंगल उस उसमें क्षेत्र में और क्षेत्रफल सदिश में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। तो जब 0 डिग्री का उस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ई डी एस बनेगा और इसको बोला जाएगा अधिकतम। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को बताता हूँ। मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। ये मेरे पास कोई पृष्ठ है, दिख रहा है ना। मैं अगर इस पृष्ठ को इस तरीके से रखता हूँ, जैसे इस तरीके से रखता हूँ, तो इससे बल रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे उस केस में बोला जाएगा कि वो बल रेखाओं की संख्या क्या अधिकतम होगी, तो फ्लक्स अधिकतम होगा। अगर मैं इस केस की बात करता हूँ, मैंने इसको पृष्ठ को इस तरीके से रख दिया है, तो जो बल रेखा होगी वो सीधे इस तरीके से निकल जाएगी, इसके ऊपर नीचे से। एक भी बल रेखा इसके अंदर से नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब वहाँ पे फ्लक्स, बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, 0 होगी, मतलब फ्लक्स का मान 0 होगा। तो उसे बोला जाएगा न्यूनतम फ्लक्स, वहाँ से बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स अभी क्लियर करा है। अब मैं आगे इसमें टॉपिक लेने वाला हूँ गॉस प्रमेय।
और गॉस प्रमेय क्या होती है और गॉस प्रमेय का प्रूफ हम लोग समझने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे गॉस प्रमेय की, कि गॉस प्रमेय क्या होता है, इसको किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। तो सबसे पहले गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है और ये किसने दिया था। ये गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक पृष्ठ से, ये एक पृष्ठ से ही इससे बल रेखाओं की संख्या किस तरीके से निकलती है, बल रेखाओं की संख्या मतलब फ्लक्स बोला जाएगा उसको, क्या बोला जाएगा, बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोला जाता है। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो फ्लक्स और उसके अंदर कोई आवेश रखा है, उनमें संबंध बताने के लिए एक नियम बनाया था, एक प्रमेय दी थी जिसे गॉस प्रमेय बोला जाता है, गॉस नियम बोला जाता है। क्या, एक गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या मतलब फ्लक्स है ना, और उसके अंदर जो आवेश रखा होता है उसमें एक संबंध बताने के लिए एक नियम दिया था या एक प्रमेय दी थी जिसे गॉस प्रमेय बोला जाता है। अब वो स्टेटमेंट क्या दिया था, वो स्टेटमेंट की अपन बात करने वाले। तो मैं स्टेटमेंट का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यू के अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, जहाँ पे एप्सिलॉन जीरो जो होता है, जहाँ पे एप्सिलॉन जीरो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात जो माध्यम होता है उसकी विद्युतशीलता होती है। अब इसी से इस गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट बनाने वाले हैं कि वो गॉस प्रमेय होते क्या है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक बंद पृष्ठ होता है, गॉस ने क्या करा, एक बंद पृष्ठ के अंदर इस प्रमेय को बताया था प्रूफ करके। तो एक बंद पृष्ठ के अंदर फ्लक्स बनता है और उसमें आवेश रखा होता है। तो मैं अभी प्रमेय आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ यहाँ से कि किसी निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। और इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप बनेगी। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करके बता रहा हूँ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आपको डायग्राम से, वो प्रमेय आप लोगों को डायग्राम से याद रखना है, कभी भी रटना नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, और यही होती है गॉस प्रमेय। अब बात करते हैं इसका प्रूफ किस तरीके से होता है, और इसका स्टेटमेंट बताया था, और ये इस गॉस प्रमेय का फॉर्मूला होता है जो अभी अपन प्रूफ करने वाले हैं कि किस तरीके से ये प्रूफ होगा। तो प्रूफ करने के लिए एक बंद पृष्ठ बनाना जरूरी है, क्योंकि गॉस प्रमेय ने एक बंद पृष्ठ के अंदर गॉस प्रमेय को सिद्ध करके बताया था। तो मैं यहाँ एक बंद पृष्ठ बनाता हूँ। वो बंद पृष्ठ आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि इस तरीके से बनाना है। तो मैंने एक बंद पृष्ठ एस बनाया है जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, और इस बिंदु ओ से आर दूरी पर पृष्ठ पर एक पॉइंट पी लिया मैंने। क्या लिया, ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर पृष्ठ पर एक पॉइंट पी लिया मैंने, ठीक है ना। तो इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी इस तरीके से डायरेक्शन में, और एक अल्प पृष्ठ लेने वाला है यहाँ पे। इस प्लस क्यू आवेश के कारण एक क्षेत्र बनेगा विद्युत क्षेत्र, जो डायरेक्शन उसके विपरीत होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे भी एक आवेश की अपन कल्पना करेंगे, वो भी प्लस क्यू होगा, तो उससे वो विपरीत डायरेक्शन में जाने वाला। और यहाँ पे मैं एक अल्प पृष्ठ लेने वाला हूँ। ये प्रमेय जब सिद्ध करेंगे तो एक अल्प पृष्ठ से सिद्ध करेंगे। ये अल्प पृष्ठ होता है और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, मतलब इसमें कोई भी एंगल नहीं बनेगा। जैसे अभी विद्युत फ्लक्स में अपनों ने कोण के बारे में पढ़ा था, तो वो यहाँ पे कोई कोण नहीं बनने वाला, कोई एंगल नहीं बनने वाला। मैं इनको यहाँ पे मिला देता हूँ। तो अभी गॉस ने क्या करा था, इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पृष्ठ बनाए थे। पहले तो क्या करा, उसने एक बड़ा बंद पृष्ठ लिया, उसमें विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, ये गॉस प्रमेय प्रूफ करने के लिए ऐसे इस पृष्ठ पे बहुत सारे उसने छोटे छोटे पृष्ठ लिए। मैं भी एक ही पृष्ठ से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ और भी अपन पृष्ठ ले सकते हैं पूरे पृष्ठ पे, और उन पृष्ठ से, छोटे पृष्ठ से, अल्प पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और फिर उसके बाद आएंगे संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला। तो इसकी थ्योरी किस तरीके से बनती है वो थोड़ा क्लियर करें। डायग्राम से कभी भी याद नहीं करना है, रट्टे नहीं मारना है, रटना नहीं है, आपको डायग्राम से वो थ्योरी लिखना है क्या बनेगी। मैं यहाँ से बोलने वाला हूँ कि माना ए से एक बंद पृष्ठ है, आप डायग्राम पे ध्यान दें और मेरी वॉइस पे, आवाज़ पे ध्यान दें। माना एस एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। बिंदु ओ से आर दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु पी है। तो इस पी पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ठीक है ना। जैसे फर्स्ट अभी अक्षीय और निरक्षीय मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, E 1/4πε0 Q के अपॉन में r²। ये ओरिजिनल फार्मूला होता है जो मैंने नोट करा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पे निकालने के बाद इस अल्प पृष्ठ की बात करेंगे। पहले अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स वो डी फाई, क्योंकि अभी अल्प पृष्ठ है तो जो फ्लक्स निकलेगा वो भी अल्प निकलेगा। यहाँ डी जो है अल्प को रिप्रेजेंट, कम से कम को रिप्रेजेंट करता है, और वो फार्मूला बनेगा अभी जो मैंने बताया था फ्लक्स वाले में, वही फार्मूला यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट स्टेप में इसको एंगल में चेंज करना है। हालांकि यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है, उसका यूज़ करने वाले हैं। सदिश जब हटेगा तो EDS cos थीटा बनेगा, परंतु यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, अगर डायग्राम में एंगल देखा जाए तो थीटा इक्वल 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो इसीलिए अगर कोस थीटा मीन्स कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, टेबल से क्या होगी 1 होगी। ये 1 वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो स्टेप क्या बनेगी, डी फाई ई इक्वल में EDS, क्योंकि कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री का मतलब 1 होगा, तो EDS मिलेगा। अभी ये E की वैल्यू रखने वाले समीकरण x है, तो यहाँ पे नोट करना है समीकरण x से E का मान रखने पर, जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगी, स्टेप डी फाई ई इक्वल में 1/4πε0 डॉट में Q के अपॉन में r² ds। ये इस तरीके से आप लोगों ने वैल्यू रखी है समीकरण x से। अब ये एक पृष्ठ के लिए निकाला, ऐसे इस पूरे बंद पृष्ठ S के ऊपर बहुत सारे अल्प पृष्ठ लेने वाले हैं, और हर पृष्ठ के लिए इस तरीके से फ्लक्स बनेगा, और लास्ट में उन सब फ्लक्स को अगर ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो बनेगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो अभी मैं डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूँ, खाली एक ही पृष्ठ से करना है। अब अपन निकालेंगे पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण की बात करेंगे यहाँ पे ना, पूरे पृष्ठ से बात करें, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या बनेगा, देखिए इसमें वो संपूर्ण के लिए फाई ई आएगा, और जो अभी एक अल्प पृष्ठ के लिए निकाला इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे सबको ऐड करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो इंटीग्रेशन में जो अल्प के लिए निकाला, एक अल्प पृष्ठ के लिए डी फाई ई निकाला है ना, मैंने बताया था ना कि बहुत सारे अल्प पृष्ठ लेंगे, उन सब के लिए फ्लक्स निकालेंगे, तो इस तरीके से बहुत सारे फ्लक्स आएंगे, उन सबको ऐड करेंगे तो अपना संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बनेगा। तो ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इस तरीके से बनेगा, जो एक पृष्ठ से निकाला उसको इंटीग्रेशन में कर देंगे। यहाँ पे डी फाई ई की वैल्यू कौन सी रखना है, ये वाली। तो फाई ई इक्वल में आएगा इंटीग्रेशन में 1/4πε0 डॉट में Q के अपॉन में r² और ds। अभी ये पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन किसको दर्शा रहा, पृष्ठ के लिए बता रहा है ना, पृष्ठ के लिए बता रहा है, तो खाली इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का होगा। ये जो वैल्यू होती है ये यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू होती है, बाहर आ जाएगी। तो 1/4πε0 डॉट में Q के अपॉन में r² और इंटीग्रेशन में ds। अब ये इंटीग्रेशन ds क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इंटीग्रेशन ds का मतलब होता है कि जैसे अपनों ने एक पृष्ठ लिया, ऐसे में एक पृष्ठ और यहाँ लेने वाला हूँ, फिर यहाँ लेने वाला हूँ, इस तरीके से पृष्ठ लेते हुए मैं अगर यहाँ तक आता हूँ तो पूरा एक राउंड बन जाता है, मतलब पूरा एक गोल राउंड बन जाता है, जिसे गोलीय पृष्ठ बोला जाएगा। तो अगर बात की जाए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 4πr²। आप लोगों ने पहले 9-10 में पढ़ा होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 4πr²। तो ये इसी को बता रहा है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा है उस गोले का। तो यहाँ पे इसका परंतु करके इसका एक फॉर्मूला बनेगा, ऐसा मान सकते हैं कि परंतु इंटीग्रेशन ds इक्वल होगा 4πr²। तो ये वैल्यू कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो फाई ई इक्वल में आएगा 1/4πε0 डॉट में Q के अपॉन में r² और डॉट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4πr² ds की वैल्यू आएगी। अभी देखें यहाँ पे 4π और 4π कैंसिल आउट होगा, r² से r² कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, Q के अपॉन में ε0। फाइनली क्या बचना है, Q के अपॉन में फाई इक्वल में Q के अपॉन में
एप्सिलॉन 0 और यही जो होता है गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट होता है। तो इस तरीके से अपनों ने गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट क्लियर करा कि किस तरीके से उसका स्टेटमेंट होता है और उसका प्रूफ क्या बनता है। तो इस तरीके से डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।